दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के अब रजिस्ट्री कार्यालयों में सुगम ऐप के माध्यम से कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस काम जो है होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में श्री चौधरी ने मंत्रालय महानदी भवन में पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली, जहाँ श्री चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि पंजीयन विभाग अब आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और ऐसी कार्य संस्कृति बनाएं कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। पंजीयन के इच्छुक पक्षकारों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभाग में बिचौलियों के प्रवेश को रोके और जनता बिना बिचौलियों के किसी भी दस्तावेज की रजिस्ट्री करा सके, यह सुनिश्चित करे। समीक्षा के दौरान स्टाम्प प्रकरण तथा पंजीयन में अनावश्यक विलंब के तथ्य प्रकाश में आने के बाद संबंधित जिला पंजीयक और उप पंजीयक को समयबद्ध निराकरण करने का निर्देश भी जारी किया गया। इसके अलावा अब जो भी रजिस्ट्री कार्यालय यानी कि पंजीयन विभाग के कार्य हैं जो पूरी तरीके से अब कैशलेस होने वाले हैं, पेपरलेस होने वाले हैं, साथ ही फेसलेस बनाने से तेजी से काम चल रहा है। पंजीयन विभाग में शुल्क भुगतान के लिए नेट बैंकिंग पीओएस से भुगतान चालू कर दिया गया है। मॉडल डी जनरेशन का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से तेजी से जारी है। छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन पर महादेव घाट में जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां खारून गंगा मैया की महाआरती का बंधन जो है बीते दिन देखने को मिला। दरअसल छत्तीसगढ़ में 22वीं बार श्रावण पूर्णिमा पर खारून गंगा महाआरती करी गई, जहां रक्षाबंधन पर रायपुर के महादेव घाट में हुई आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। खारून गंगा आरती का ये बंधन रक्षाबंधन के अवसर पर और भी अटूट रहा, जहाँ एक और शहर भर में राखी बंधवाने के लिए भाई बहनों के मेलजोल का सिलसिला चलता रहा, तो वहीं शाम 5 बजे से रायपुर के सांस्कृतिक केंद्र महादेव घाट ने भी दोबारा अपना दिव्य स्वरूप ग्रहण किया और खारून गंगा महाआरती से अपनी दिव्य छटा बिखेरी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ करनी सेना प्रमुख एवं खारून गंगा महाआरती समिति के संस्थापक वीरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में निरंतर 2 वर्षों से हर पूर्णिमा की संध्या को होने वाली इस आरती में प्रशिक्षित ब्राह्मणों की ओर से पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ आरती की जाती है और कार्यक्रम के दौरान रायपुर के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट लल्लू महाराज के भजनों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया और इस महीने की आरती में प्रमुख यजमान भूमिका में प्रसिद्ध समाजसेवी बजरंग अग्रवाल की उपस्थिति भी रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 22 अगस्त को ईडी दफ्तर का घेराव करने जा रही है, जहां हिंडनबर्ग रिपोर्ट के महाघोटाला मामले में खुलासे पर विरोध किया जाएगा। साथ ही 24 तारीख को देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में हल्ला बोल होने वाला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में 22 अगस्त को ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के खिलाफ खुलासे और उससे जुड़े लोगों को लेकर प्रदर्शन करने वाली है और इसको लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में 13 अगस्त को प्रभारी महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में निर्णय कर लिया है। साथ ही 24 अगस्त को कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो वही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शरणदास महंत ने 20 अगस्त को विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी कांग्रेस विधायकों को शामिल होने के निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही विपक्ष के नेताओं पर भी कार्यवाही के मामले में प्रदर्शन की रणनीति है। प्रदर्शन में प्रदेश भर के कांग्रेसी शामिल होंगे और इससे प्रदेश पदाधिकारियों, सांसद, पूर्व सांसद प्रत्याशी, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायकों समेत सभी पदाधिकारियों को शामिल होने का निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां 3 नए मरीज मिलने की वजह से स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर से हड़कंप मच चुका है और अब तक 22 लोग संक्रमित स्वाइन फ्लू से पाए जा चुके हैं। बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां इसके 3 और नए मरीज मिले हैं। इसमें से 2 बिलासपुर तो वहीं 1 कोटा में संक्रमित पाया गया है और इस प्रकार वर्तमान में जिले में कुल मरीजों की संख्या 22 पर जा पहुंची है। इसी के साथ ही एक के हालात गंभीर होने पर उसे अपोलो अस्पताल से रायपुर रेफर किया जा चुका है। स्वाइन फ्लू का दायरा बिलासपुर शहर से होते हुए अब आसपास के क्षेत्रों में भी बढ़ने लगा है। जो नए 3 मरीज मिले हैं उनमें से 1 कोटा का भी संक्रमित मरीज शामिल है। बता दें कि कोटा क्षेत्र के एक संक्रमित का पहले से ही होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में उसका कोई भी जो है रिकॉर्ड अभी तक नहीं पाया गया है। साथ ही बात करें तो इसके पहले रतनपुर और बिल्हा में 1-1 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। दूसरी ओर स्वाइन फ्लू पीड़ित शहर के एक वृद्ध, वहीं जांजगीर चांपा व कोरिया जिले के भी 1-1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। लगातार संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला जारी होने की वजह से अब स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप की स्थिति है। ताकि इसके अलावा बात करें तो यहाँ जो है सुविधा अनुसार होम आइसोलेशन और अस्पतालों में भर्ती करके इनका इलाज किया जा रहा है, ताकि अन्य समय रहते अन्य संक्रमितों की पहचान कर उनका इलाज शुरू कराया जा सके।
और अब खबर रायपुर से, जहां आयुष्मान भारत योजना को लेकर के प्राइवेट अस्पतालों की 1000 करोड़ की राशि अभी भी अटकी हुई है, जिसको लेकर अब फ्री इलाज बंद कराने की तैयारी में सरकार के जो लेट लतीफ़ी है उसकी वजह से अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स फ्री इलाज को बंद कर सकते हैं। दरअसल बात करें तो राजधानी रायपुर समेत राज्य भर के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान से फ्री इलाज का सिस्टम अब पूरी तरह गड़बड़ा चुका है। निजी अस्पतालों के 1000 करोड़ का भुगतान सरकार ने नहीं किया है, तो वहीं पिछले साल जुलाई से ही अस्पतालों को फ्री इलाज के पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस साल में मई में केवल 1 महीने में ही नियमित भुगतान किया गया और उसके बाद फिर से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अस्पतालों का बकाया अब 1000 करोड़ तक जा पहुंचा है। इससे मंझोले और छोटे अस्पतालों के सामने संकट खड़ा हो गया है, तो वहीं कई अस्पताल फ्री इलाज बंद करने की तैयारी में हैं। इसके अलावा निजी अस्पताल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर उनके सामने अपनी समस्या रखी, जहां डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल इसके पहले 3 बार स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मिलकर अपनी परेशानियां बता चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को इस समस्या का हल करने का निर्देश भी जारी किए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद ही डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात की। डॉक्टरों का कहना है कि छोटे और मंझोले अस्पताल लोन की किस्त नहीं अदा कर पाएंगे और ऐसे में बैंक की ओर से उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो वहीं मरीजों का सरकारी स्कीम के अंतर्गत इलाज जो है कि करने की वजह से लगातार इनको भी नुकसान पहुंच रहा है। भाजपा का सदस्यता अभियान अब एक बार फिर से जोर पकड़ने जा रहा है, जहां डिप्टी सीएम ने कहा कि व्यापक स्तर पर सभी तैयार हो जाएं। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए सभी स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। बैठक लेकर प्रदेश में सदस्यता अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं भाजपा छत्तीसगढ़ में भाजपा सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बीजेपी संविधान के अनुसार पार्टी की सदस्यता होती है और सदस्यता के बाद संगठन के चुनाव भी होते हैं। व्यापक सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय किया गया है और इसके लिए सभी स्तर पर इसके लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही बैठक लेकर प्रदेश में सदस्यता अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान देते हुए कहा गया कि घटना में जो शामिल होगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी और हम सबने देखा है कि घटना का षड्यंत्र किसने किया, सतनामी समाज को कलंकित करने का काम किसने किया, प्रदेश की शांति और सद्भावना को बिगाड़ने का काम किसने किया। ये इन्होंने देवेंद्र यादव को लेकर अपना बयान जारी किया। 2000 बहनों ने कैदी भाइयों को राखी बांधी। अंबिकापुर के साथ साथ पूरे रायपुर केंद्रीय जेल में भी कुछ इसी प्रकार के माहौल देखने को मिले, जहां केंद्रीय जेल पहुंच करके महिलाओं की आंखों से आंसू छलक गए। दरअसल केंद्रीय जेल में रक्षाबंधन के अवसर पर बंदियों को उनकी बहनों ने राखी बांधी तो आंसू छलक पड़े। कोरोना के चलते साल 2020 से जेल प्रबंधन ने रक्षाबंधन प्रतिबंधित कर रखा था और इस साल जेल मुख्यालय रायपुर से अनुमति दे दी गई है। तो 2000 से अधिक बहनों ने जेल पहुंचकर भाइयों को राखी बांधी है। इसके अलावा कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर खुशी के साथ रक्षा सूत्र बांधा। प्रतिबंध के कारण 4 साल तक बहनें भाइयों को राखी भेजती थी, लेकिन खुद बांधने के लिए जेल आने पर रोक लगा हुआ था। वहीं सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और जेल में यहां पर खुशियां मनाई गई। रायपुर के इस्कॉन टेम्पल में श्री राधा और रास बिहारी की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, जहां हरे कृष्ण हरे राम की धुन जो है लगातार गूंजती इन दिनों दिखाई दे रही है। रायपुर के टाटीबंध स्थित श्री राम राधा साथ ही रास बिहारी इस्कॉन टेम्पल में प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है और मंदिर में देश विदेश से भक्त कीर्तन कर रहे हैं। इस मंदिर में 13 शिखर बनाए गए हैं। हर शिखर पर सोने से बने कलश रखे गए हैं। 13 सोने के कलश का कुल वजन 1.25 किलो का हुआ है। इसके अलावा बात करें तो हरे कृष्ण और हरे राम की धुन पर घंटों कीर्तन और नृत्य करते हुए विदेश से मेहमान जो है नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो रायपुर इस्कॉन के अध्यक्ष एच सिद्धार्थ स्वामी महाराज ने बताया कि तकरीबन 9 बजे हवन पूजा और अभिषेक करने के बाद जो है 30 मिनट के लिए श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर को खोला गया था, लेकिन एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा के चलते अभी पूरी तरह से इसको खोला नहीं गया है। रायपुर के टाटीबंध स्थित श्री राधा रास बिहारी इस्कॉन मंदिर 12 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस्कॉन मंदिर साल 2012
2012 में बनना शुरू हुआ था और इस भव्य मंदिर के बन जाने की वजह से अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। मंदिर में तकरीबन 3100 किलो का झूमर भी लगाया गया है। 19 अगस्त की अगर हम बात करें तो मंगल आरती के साथ विग्रहों में नए मंदिर की स्थापना की गई। गुरु पूजा, हवन पूजा, महाप्रसाद के अलावा माधवराज प्रवचन और कीर्तन और भजन जो है किया गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ तक जो है ये समारोह जो है प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आने वाले 3 दिनों तक चलने वाला है। इसके अलावा बात करें तो इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये रायपुर वासियों के लिए साथ ही पूरे देशवासियों के लिए ये समर्पित हो जाएगा। खराब सर्विस से परेशान होकर के ओला मालिक ने कहा कि मुझको सजा दी ओला ने। दरअसल भिलाई में एक युवक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खराब सर्विसिंग से परेशान होकर उसकी बारात निकाल दी। युवक ने ठेले पर स्कूटी के साथ स्पीकर रखा और खुद माइक पर तंज कसते हुए कहते हुए रहा कि सुबह शाम खा लेना केला लेकिन भूल कर भी मत लेना ओला। युवक ने शोरूम के बाहर खड़े होकर फिल्मी गाने में भी सर्विस पर तंज कसा और गाना गाते हुए कहा कि मुझको सजा दी ओला की, ऐसा क्या गुनाह किया। उसके इस तरह से अंदाज को देखकर लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस युवक का नाम सागर सिंह है। वो भिलाई के शांति नगर इलाके में रहता है, जहां सागर ने बताया कि उन्होंने 1 साल पहले 1.5 लाख रुपए की लागत से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी। फाइनेंस सहित उन्हें यह स्कूटी 1,85,000 रुपए की पड़ी। स्कूटी लेने के कुछ महीने तक तो सब ठीक रहा, लेकिन 3-4 महीने बाद स्कूटी खराब होने लगी। सागर का कहना है कि वो जब भी स्कूटी को सर्विस सेंटर ले जाते थे तो उसे घुमाया जाता था। छोटे से पार्ट की खराबी को ठीक करने में 15 से 20 दिन का समय लिया जाता था और हर बार पार्ट्स न होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया जाता था। इसके अलावा 3-4 दिन पहले उनकी स्कूटी के अचानक चारों इंडिकेटर जलने लगे और स्कूटी रामनगर के पास अचानक चलते चलते बंद हो गई, जिसके बाद लगातार परेशानियों को देख करके इन्होंने ये कदम उठाया। सरगुजा के इलाके में अब लगातार डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 2 दिन के भीतर 2 महिला सहित कुल 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में अंबिकापुर में खासकर उल्टी दस्त से पीड़ित एक महिला और एक पुरुष की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों उदयपुर ब्लॉक के ग्राम चैनपुर के रहने वाले थे, जहां के पारे में पिछले 1 सप्ताह से डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने कैंप भी लगाया है। इसके अलावा कलेक्टर ने भी गांव का दौरा किया था। इसके बावजूद भी 2 पीड़ितों की मृत्यु हो गई है। वहीं चिकित्सक का कहना है कि इन दोनों की मौत उल्टी दस्त से नहीं अन्य दूसरी बीमारी से हुई है। इसके अलावा वास्तविकता ये है कि कैंप व अस्पताल से उल्टी दस्त से गंभीर होने पर इन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था। इसके अलावा चैनपुर गाँव में 13 अगस्त को 15 से अधिक लोगों के उल्टी दस्त से पीड़ित होने की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग का अमला गाँव में पहुंचा था और कैंप भी लगाया गया था। इनमें से तकरीबन 8 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया गया था। चैनपुर में मिले उल्टी दस्त पीड़ितों में से अर्जुन राम सारथी को लखनपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालात में सुधार नहीं होने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था और जहां इलाज के दौरान रात तकरीबन 3 बजे उसकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा टिकट का 2 करोड़ रुपए में सौदा किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने के लिए 2 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। राजनांदगांव में कांग्रेस नेता ने प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव नलिनी मेश्राम को झांसे में लेकर 30 लाख रुपए ठग लिए। एसपी से 28 अक्टूबर 2023 को शिकायत हुई, लेकिन अब 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज हुई है। मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। डोंगरगढ़ की रहने वाली प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव नलिनी मेश्राम ने पुलिस को बताया कि कांग्रेस पार्षद और एमआईसी मेंबर राजेश गुप्ता और चंपू अक्सर डोंगरगढ़ दौरे पर रहता था। उन्हें संगठन ने लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के लिए नियुक्त किया था और इसी दौरान एक दूसरे से पहचान हुई थी। नलिनी के शिकायत के बाद लेटर के मुताबिक जान पहचान होने के बाद साल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले राजेश गुप्ता नलिनी के घर पहुंचे थे और इस दौरान नलिनी के पति भी मौजूद थे। राजेश ने कहा कि बहना और जीजा सच सच बचाओ चुनाव लड़ने की पक्की तैयारी है क्या, और इस पर तकरीबन टिकट के नाम पर 2 करोड़ रुपए देना तय हुआ और 2 करोड़ में डीलिंग हुई। इसके अलावा 30 लाख रुपए की ठगी अभी तक हो चुकी है, जिसको लेकर अब शिकायत की गई है। सावन के अंतिम सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां छत्तीसगढ़ के मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज पूरे छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सुनाई दी। दरअसल सावन मास का आखिरी सोमवार बीत चुका है, जहां रायपुर समेत प्रदेश के शिवालयों में फूलों से महादेव को सजाया गया। हर जगह हर हर महादेव की गूंज जो है सुनायमान रही। इसके अलावा अधिकांश शिवालयों के पट सुबह 4 बजे से ही खुल गए। श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों में पूजन और अनुष्ठान साथ ही जलाभिषेक का क्रम जारी
रहा जो रात तक जारी रहा। प्राचीन मंदिर श्री हटकेश्वर नाथ का पुष्प से श्रृंगार किया गया और महंत सुरेश गिरी ने बताया कि सोमवार शाम 7:30 बजे भव्य महाआरती होगी। इसके अलावा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ बाबा भोलेनाथ की आरती करते हुए सावन मास को विदाई दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परिवार के साथ भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन भी पहुंचे थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जहां शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा फाइनल हो चुका है। शाह 23 अगस्त की शाम को यहां पहुंचेंगे और 24 और 25 की बैठक के बाद 25 की शाम को दिल्ली वापस लौट जाएंगे। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त को नवा रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों से यानी डीजीपी से बैठक लेंगे। इस बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात अर्धसैनिक बल के अफसर भी मौजूद होंगे और इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। इसके पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के अंतर्गत अहमदाबाद में 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान करी।